हेलो नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवाराम सारन आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो डियर्स, अपन बात कर रहे थे हमारा 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो चल रहा था। उसके अंदर अपन ने वो पिछली क्लास के अंदर संकरण के बारे में पढ़ा था कि संकरण के कौन कौन से चरण होते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया। और आज अपन बात करने वाले संकरण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पहले अपन ने वो प्लांट जेनेटिक्स वो प्लांट ब्रीडिंग शुरू की थी, पादप प्रजनन। इसकी डेफिनेशन देख ली, उसके अपन ने उद्देश्य देख लिए। फिर अपन ने विभिन्न प्रकार की विविधता उत्पन्न करने वाली विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें अपन जो अपना संकरण है वो पढ़ रहे थे। और संकरण के अंदर अपन ने संकरण के प्रकार वगैरह पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे संकरण की विधियों के बारे में। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? आज अपन बात करने वाले हैं वो संकरण की विधियों के बारे में वो बात करने वाले हैं। संकरण द्वारा है वो प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो संकरण की 4 विधियां होती है। कितनी होती है? 4 विधियां होती है। एक होती है अपने वंशावली विधि। संकरण की कौन सी विधि है? एक तो है अपनी वंशावली विधि, जिसको अपन पेडिग्री मेथड कहते हैं। तो अपने संकरण की एक विधि का नाम है वंशावली विधि। दूसरी विधि है अपनी पुंज विधि या बंक मेथड। कौन सी है? पुंज विधि या बंक मेथड। वंशावली विधि पेडिग्री मेथड, पुंज विधि या बंक मेथड। फिर है अपने प्रतीप संकरण विधि। कौन सी है? बैक क्रॉस मेथड है, प्रतीप संकरण विधि है। उसके बाद में मैं बात करूं तो बहुसंकरण विधि या मल्टीपल क्रॉस मेथड है। कौन सी है? बहुसंकरण विधि या मल्टीपल क्रॉस मेथड। पेडिग्री मेथड, बक मेथड, बैक क्रॉस मेथड और मल्टीपल क्रॉस मेथड। ये अपने है वो संकरण की 4 विधियां। कितनी विधियां है संकरण की? कुल 4 विधियां हैं। इनके बारे में अपन को है वो एक एक के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट है अपने पेडिग्री मेथड यानी वंशावली विधि। कि वंशावली विधि क्या होती है, इसके कौन कौन से चरण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बक मेथड यानी पुंज विधि क्या होती है, इसको अपन समूह विधि भी कह सकते हैं। बैक क्रॉस प्रतीप संकरण क्या होता है और मल्टीपल क्रॉस बहुसंकरण क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पेडिग्री मेथड या वंशावली विधि। कौन सी विधि की बात करेंगे? वंशावली विधि की बात करेंगे। वंशावली विधि में क्या करते हैं अपन कि जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है और उसके बाद की पीढ़ियां होती है उनमें एकल पौधों का चयन किया जाता है और उनकी संततियों को अलग अलग संतति कतारों में क्या करते हैं अपन संकरण करवाते हैं। वंशावली विधि में जो अपन को F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। और या फिर F2 के बाद की पीढ़ियां होती है। कौन सी? F2 और इसके बाद की पीढ़ियां। F2 वो बाद की जो पीढ़ियां होती है, इन बाद की पीढ़ियों के अंदर अपन क्या करते हैं? एकल पौधों का चयन करते हैं। एक गुणों वाले पौधों का चयन करते हैं, एकल पौधों का चयन किया जाता है और उनकी संततियों को है वो अलग अलग संतति कतारों के अंदर लगाया जाता है। उनको अपन एकल पौधों का चयन करके अलग अलग संतति कतारों में उगाते हैं। सभी चयन किए गए पौधों के जनक एवं पूर्वज पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे वंशावली विधि कहते हैं। वंशावली विधि में क्या करते हैं अपन? जनक मान लो ए और बी है, इनके बीच में अपन संकरण करवाते हैं तो अपन को F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। क्या होती है? F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी के बाद में F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F2 पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ियां होती है, उनमें अपन एकल पादप है उनका अपन क्या करते हैं? संकरण करते हैं। अपन समान गुणों वाले पौधों का चयन करते हैं, फिर उनको है वो अपन क्या करते हैं? उगाया जाता है। और सभी जो चयन किए गए पौधे होते हैं उनके जनक, पौधों के जनक क्या थे और उनके पूर्वज क्या है, उन पौधों का क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वंशावली विधि बोलते हैं, यानी कि संकरण का रिकॉर्ड रखते हैं। वंशावली विधि में क्या करते हैं अपन कि जो संकरण करवाते हैं, प्रजातियों के बीच में संकरण करवाया है उनका अपन क्या रखते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं। यानी कि जनक ए और जनक बी के बीच में संकरण करवा के अपन जो प्रजाति प्राप्त करते हैं, उन प्रजाति का अपन क्या करते हैं? जो जनक होते हैं उन जनकों का क्या करते हैं? अपन रिकॉर्ड रखते हैं। जनकों की विशेषताएं क्या है, जनकों के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उन सब का अपन है वो रिकॉर्ड रखते हैं। उसको क्या कहते हैं? वंशावली विधि कहते हैं। वंशावली विधि के अगर मैं चरणों की बात करूं तो वंशावली विधि होती है लगभग अपने वो 11-12 वर्ष के अंदर अपने वो एक किस्म तैयार होती है वंशावली विधि से। जैसे अपन ने जनक ए और जनक बी है, इनके बीच में संकलन करवाने से अपन को F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। क्या पीढ़ी प्राप्त होती है? जनक ए और जनक के बीच में अपन संकलन करवाते हैं तो अपन को F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी के पौधों को समुचित दूरी पर अपन लगाते हैं। जो अपन को F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी के अपन को क्या करते हैं? पौधों को है वो इनको समुचित दूरी पर है, यानी कि एक विशेष दूरी पर इनको लगा देते हैं, जिससे अधिक से अधिक अपन को F2 पौधे बीज प्राप्त होती है।
F1PD लगाएंगे, F1PD से जो बीज प्राप्त होंगे उनको अपन क्या कहेंगे, F2PD कहेंगे। F2PD के पौधे होते हैं, इनको 2000 से 10,000 पौधों को दूरी पर लगाते हैं। F2PD के जो बीज अपन को पौधे प्राप्त, F1PD के पौधे अपन ने निश्चित दूरी पर लगाए, उससे अपन को F2PD के बीज प्राप्त हुए। F2PD के बीजों के अपन लगभग 2000 बीजों को, कितने, 2000 से लेके अपन है वो 10,000 बीजों को लगाएंगे। F2PD के 2000 से 10,000 बीजों को है वो अपन लगाएंगे। इनमें से 100 से 500 उन्नत लक्षण प्रारूप वाले पौधों का चयन करेंगे। जो अपन ने F2PD के जो बीज थे उनके लगभग अपन ने 2000 से 10,000 बीज है वो लगाए थे, उनमें से अपन 100 से 500 पौधों का चयन करेंगे। क्या करेंगे, 100 से 500 पौधे जो अच्छे लक्षण वाले पौधे होते हैं उनका चयन करेंगे। यानी कि मान लो अपन ने वो जनक ए और जनक बी लिया, कोई भी अगर अपन मान लो किसी नई वैरायटी तैयार करना चाहते हैं, अपन नई किस्म तैयार करना चाहते हैं और अपन चाहते हैं कि अपन वंशावली विधि के द्वारा चेहरे जो संकरण की वंशावली विधि है इससे अपन नई पीढ़ी किस्म तैयार करें, तो इन दोनों के बीच में संकरण से F1PD प्राप्त होगी। F1PD को अपन है वो प्राप्त होगी, मतलब इन दोनों के संकरण से अपन को जो बीज प्राप्त होंगे उन बीजों को अपन निश्चित दूरी पर लगाएंगे। इन बीजों से अपन को F2PD प्राप्त होगी। F2PD में अपन लगभग 2000 से 10,000 पौधे लगाएंगे और उन 2000 से 10,000 पौधों में से 100 से 500 पौधे जो पौधे होंगे अच्छे लक्षणों वाले उनका अपन चयन करेंगे। फिर चयनित पौधों के बीजों से एकल पादप संततियां उगाएंगे। क्या करेंगे, जो चयनित पौधे के बीज है उनको अपन है वो एकल पादप संततियां उगाएंगे। निकृष्ट संततियों का वो त्याग कर देते हैं, उत्कृष्ट संततियों में से उन्नत पौधों का चयन करते हैं। एकल पादप संततियां लगाएंगे, उनमें से जो निकृष्ट संततियां यानी कि जो बेकार संततियां उनको अपन छोड़ देंगे, उनको हटा देंगे, और जो उत्कृष्ट संततियां हैं अच्छी जो विशेषता वाली है उनको अपन उन्नत पौधों का चयन करेंगे। उनसे क्या करेंगे, अपन उन्नत पौधों का चयन करेंगे। फिर ये है अपन F3 की, F3 में भी अपन यही प्रोसेस अपनाएंगे कि F3 के बीज प्राप्त होते हैं, F2 से जो अपन को बीज प्राप्त होंगे F3 उनको लगभग 2000 जो अपन ने 100 से 500 पौधों का चयन किया है उनको लगाएंगे। उनसे जो बीज प्राप्त होंगे उनमें से जो उत्तम लक्षण बीज प्राप्त होंगे 100 से 500 उनका वापस अपन चयन करेंगे। ये हो गया अपना F3 जो पीडी के बीज है वो चौथे वर्ष प्राप्त हो जाते हैं। फिर छठे वर्ष F5 बीज प्राप्त होगा, इसमें अपन एकल पादप संततियों की 1 से 3 कतार लगाएंगे। छठे वर्ष में अपन को जो एकल पादप संततियां होगी इनकी 1 से 3 कतार लगाएंगे। अच्छी संततियों में से अच्छे पौधों का चयन करेंगे। जो अच्छी अपने लाइन लगा रखी है पौधों की, ऐसे लाइन लगा रखी है, इनमें से जो अच्छी लाइन होगी पौधों वाली उसका अपन चयन करेंगे। उन्नत समरूप संततियों में कटाई है वो पुंज में करते हैं। फिर अपन ने वो जो उन्नत लक्ष्य लाइनिंग है, उन्नत जो पौधों के अपन को लाइन प्राप्त होती है उन सारे पौधों को अपन ने वो पुंज के रूप में कटाई करते हैं। पुंज के रूप में कटाई का मतलब होता है इकट्ठी कटाई करते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा है वो कटाई करते हैं, अपन पहली कटाई कर देंगे, पुंज के रूप में अपन कटाई करेंगे। फिर यही क्रिया अपन F5 में अपनाएंगे। तो फिर अपने 7वें वर्ष में अपन क्या करेंगे, चयनित संततियों का प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे। फिर 7 वर्ष के बाद में जो अपन जो संतति है चयन कर ली है उनका उपज परीक्षण करेंगे। उपरोक्त परीक्षणों के मानक से अपन को है वो उपज परीक्षण करते हैं कि अपन ने जो संतति तैयार की है उसके अंदर सही उपज दे रही है नहीं दे रही है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। फिर विमोचित किस्म के बीजों का गुणन और वितरण किया जाता है। लगभग 12 वर्ष बाद में जो किस्म तैयार होती है उनका अपन मल्टीप्लिकेशन करके वितरण कर देंगे। ये हो गई अपने वंशावली विधि। नेक्स्ट विधि आती है बक मेथड या पुंज विधि। पुंज विधि का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इसको 1908 के अंदर नीलसन एहल ने दिया था। पुंज विधि को 1908 के अंदर नीलसन एहल ने के द्वारा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि पुंज विधि है वो नीलसन एहल के द्वारा 1908 के अंदर दी गई थी। और पुंज विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, जो समूह के रूप में पौधों को है वो क्या करते हैं, कटाई वगैरह करते हैं। इस विधि में विसंयोजी पीढ़ियां पुंज में उगाई जाती है। जो विसंयोजी पीढ़ियां होती है, संयोजन से अपन को जो अलग अलग संयोजन होता है उनको पीढ़ियों को अपन पुंज के रूप में उगाते हैं। पुंज का मतलब हो गया एक साथ इकट्ठे रूप में अपन उगाते हैं। F2 पीढ़ी या बाद की किसी भी पीढ़ी में उन्नत पौधों का चयन करके पादप संततियां उगाई जाती है और उनका मूल्यांकन कर दिया जाता है। अपन इसमें पुंज विधि, जैसे कि अपन को पुंज से ही नाम होता है, पुंज का मतलब होता है ढेर। क्या होता है, ढेर। यानी कि इसमें F2PD
या इसके बाद की पीढ़ियां होगी जो उन्नत पीढ़ी होगी, कौन सी पीढ़ी होगी, उन्नत पौधे होंगे, उन पौधों को है वो समूह के रूप में या पुंज के रूप में काट के, यानी कि एक साथ में काट के अपन है वो लगाएंगे। इसमें है वो अलग अलग लाइनें नहीं लगाएंगे, पौधों को है वो समूह के रूप में लगाएंगे। जनकों का चयन करेंगे, F1PD प्राप्त होगी। F1PD के बीजों को समुचित दूरी पर लगाकर पौधों का बीजों को है पुंज के रूप में इकट्ठा करेंगे। पुंज समष्टि को व्यापारिक फसल की भांति उगाते हैं। फिर अपन को जो पुंज की प्रजाति प्राप्त होती है, जो अपन को ढेर के रूप में बीज प्राप्त हुए, उनको अपन है जैसे व्यापारिक फसलें उगाते हैं वैसे उगा देंगे। कटाई व मड़ाई भी पुंज में करते हैं, अर्थात सभी पौधों को एक साथ काट कर उनके बीजों का मिश्रण करते हैं, यानी कि सभी पौधे होंगे उनको काट के एक साथ में मिश्रण कर दिया जाता है। F2 की बाती है वो F3 में भी क्रिया अपनाते हैं। यह क्रिया है वो लगभग अपन कब तक अपनाते हैं, 6 वर्षों तक अपनाते हैं। कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक। पुंज विधि में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। जनक लिया ए और बी, ये जनक है, इसके संकरण से F1PD प्राप्त हुई। F1PD को अपन लगाएंगे तो F2PD प्राप्त होगी। F2PD के बाद की जो पीढ़ियां होती है इनको अपन समूह के रूप में वो काटेंगे और लगाएंगे। लगातार ये क्रिया है वो लगभग कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक है वो की जाती है। फिर 7वें वर्ष अपन क्या करेंगे, 30 से 35 हजार पौधों को समुचित दूरी पर लगाएंगे। 6 वर्ष लगातार लगा उगाने के बाद में 7वें वर्ष 30-35 हजार पौधे होंगे, उनको अपन अलग दूरी पर, निश्चित दूरी पर लगा देंगे। उनमें से उन्नत पौधों को, उन्नत 500 से 5,000 पौधों को है वो अलग करेंगे। जो अपन ने 30-35 हजार पौधे लगाए उनमें से 500 से अपने 5,000 पौधे लगभग है वो अलग है वो अपन उनका चयन करेंगे और उनके बीजों को अलग रखेंगे। उपयुक्त बीजों की एकल पादप संततियां उगाते हैं। फिर अपन है वो क्या एकल पादप संततियां उगाएंगे। उत्कृष्ट संततियों का चयन करके उनका बीज अलग अलग रख लेते हैं। फिर अपन प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे। उसके बाद में अगर अपन प्रचलित उन्नत किस्म को मानने के रूप में लगाते हैं, अगर सर्वोच्च एक या कुछ संततियां अपन को समन्वित उपज परीक्षण में शामिल करते हैं और अपनी किस्म है वो अगर उत्कृष्ट हो जाती है, विमोचित हो जाती है, तो उनका विमोचन के बाद में अपन उसका गुणन और वितरण करके कर लेते हैं। फिर अपने आता है बैक क्रॉस मेथड, प्रतीप संकरण विधि। बैक क्रॉस का मतलब होता है कि ए और बी के बीच में संकरण करवाया अपन ने। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, प्रतीप यानी वापस उससे संकरण, जनक से संकरण करवाते। ए और बी के बीच में अपन संकरण से F1PD प्राप्त हुई। F1PD का वापस ए के साथ में संकलन करवाना या बी के साथ में संकलन करवाना, यानी F1PD का पुनः है वो अपन किससे संकलन करवाते हैं, जनक से संकलन करवाते हैं। तो इसको बैक क्रॉस मेथड या प्रतीप संकलन विधि कहते हैं। बैक क्रॉस मेथड में F1 विधि के F1 विधि बैक क्रॉस मेथड में F1PD तथा इसके बाद की पीढ़ियों का वो संबंधित F1 के जनक के साथ में संकलन करवाते हैं। यानी कि अपन ने ए और बी प्रजातियां हैं, इनके संकलन से F1 प्राप्त हुई। F1 के बाद में F2 प्राप्त होगी, F2 के बाद में F3 प्राप्त होगी। तो सभी का है वो वापस क्या करते हैं, F1 के जनक से क्या करवाते हैं, अपन संकलन करवाते हैं। इसको प्रतीप संकलन विधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप नई किस्म का जीन प्रारूप प्रतीप संकलन के लिए उपयोग किए जाने क्या है, नई किस्म का जीन प्रारूप प्रतीप संकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले जनक के लगभग समान होता है। जो नई किस्म तैयार होगी उसका जीन प्रारूप होगा, जीनोटाइप होगा, जो संकलन के लिए अपन ने जनक का चयन किया है उसके समान होता है। प्रतीप संकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले जनक को आवर्ती जनक कहते हैं। जो प्रतीप संकलन के लिए बार बार उपयोग किया जाता है जनक, उसको अपन क्या कहते हैं, आवर्ती जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती जनक कहते हैं। और दूसरा जनक होता है जो उपयोग नहीं किया जाता, उसको अपन अनावर्ती जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनावर्ती जनक कहते हैं। तो ये हो गया अपने प्रतीप संकलन विधि या बैक क्रॉस मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जो अपने संततियां प्राप्त होती है F1, F2, F3, F5, इनका अपन है वो क्या करवाते हैं, F1 के जो जनक है उन F1 के एक जनक से करवाते हैं। जो प्रभावी होता है, जिनका अपन है वो जीनोटाइप आगे की पीढ़ियों में आगे अपने किस्म में चाहते हैं उससे करवाते हैं। और जिनका अपन बार बार उपयोग करते हैं उसको अपन आवर्ती जनक कहते हैं। और जिस जनक का उपयोग अपन संकलन में नहीं करते उसको अनावर्ती जनक कहते हैं। मेथड देख लेते हैं अपन इसमें क्या करते हैं। ये देखिए, ये हो गया अनावर्ती जनक बी और ये हो गया आवर्ती जनक, इनके बीच में संकलन करवाया तो F1PD प्राप्त हुई। F1PD जनक ए के है वो वापस क्या करवाते, प्रतीप संकलन करवाते हैं, बैक क्रॉस करवाते हैं।
फिर अपन किट परीक्षण करते हैं और रोधी पौधों का जनक ए के प्रतीक से क्या करवाते हैं, वापस संकरण करवाते हैं। ये क्रिया है वो अपन अपनाते रहते हैं। जो अपन ने तीसरे वर्ष की क्रिया अपनाई थी F2 की पीढ़ी के बाद में, F2 की पीढ़ी में अपनाई थी कि अपन ने जनक ए से वो संकरण वापस करवाया, तो अपन लगातार उससे वापस संकरण करवाते रहते हैं। लगभग 8वें वर्ष में जो अपन को 20 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है, इसमें अपन किट परीक्षण करते हैं और रोधी पौधों का स्वपरागण करवाते हैं। स्वपरागित पौधे होते हैं उनका बीज है वो अलग अलग रखते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, अगला जो अपन को 6 बार अपन ने प्रतीक संकरण के बाद में F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, उनमें क्या करते हैं, उपयुक्त बीजों से एकल पादप संततियां उगाते हैं और रोधी पौधों में स्वपरागण कराते हैं। 10वें वर्ष में अपन पुनः वो बीजों को एकल पादप संततियां उगाते हैं, रोधी संततियों को बीजों को है वो अलग अलग पुंज बनाते हैं और फिर अपन ये इस तरह से कर लेते हैं, विमोचन वगैरह कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं इसके क्या क्या लाभ है, अपन को गुण क्या क्या है, मेरिटस क्या है। तो ये विधि सुगम, सस्ती और वैज्ञानिक है। संकरण की सबसे सस्ती विधि है। इस विधि में हर पीढ़ी में केवल 10 से 100 पौधे उगाने पड़ते हैं। प्रति संकरण विधि के अंदर केवल है वो अपन को 10 से 100 पौधे उगाने पड़ते हैं। नई प्रभेद को किसान तुरंत है वो ग्रहण कर लेता है। जो अपन को नई किस्म प्राप्त होती है इसको किसान तुरंत ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वे इसकी जानकारी इसको पहले ही होती है। नई प्रभेद में किसी भी प्रकार के कृषि कार्य का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। अपन को प्रतीक संकरण से जो नई किस्म प्राप्त होती है उसमें किसी भी प्रकार का कृषि परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है डीमेरिटस ऑफ बैक क्रॉस मेथड। प्रतीक संकरण के दोष क्या है कि इसमें आवर्ती जनक से अच्छी नहीं हो सकती। जो अपन को नई किस्म प्राप्त होती है वो आवर्ती जनक से अच्छी नहीं होगी। यदि कोई लक्षण का स्थानांतरण करना है तो बहुत कठिन होता है। इसमें क्या होता है, किसी एक लक्षण का अगर स्थानांतरण करना है तो इसमें वो कठिन विधि होती है। अगला होता है अपना मल्टीपल क्रॉस मेथड। मल्टीपल क्रॉस मेथड में क्या होता है कि विभिन्न उद्गम वाले 2 या 2 से अधिक पौधों से किसी एक लक्षण की दृष्टि से संकरण करने को बहुसंकरण कहते हैं। क्या होते हैं, विभिन्न उद्गम वाले 2 या 2 से अधिक पौधे होते हैं कि उनमें किसी एक विशिष्ट लक्षण के लेकर अपन संकरण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बहुसंकरण कहते हैं। बहुसंकरण उस समय किया जाता है जब कुछ प्रतिबंध लक्षण कई प्रभेदों में बिखरे हुए होते हैं और इन सभी प्रभेदों में सभी प्रतिबंध लक्षणों को एक ही प्रभेद में लाना होता है। क्या होते हैं, बहुसंकरण उस समय करते हैं कि कुछ लक्षण होते हैं वो विभिन्न प्रकार की किस्मों के अंदर बिखरे हुए हैं, तो उन सभी किस्मों से लक्षणों को लेकर एक किस्म के अंदर स्थापित करना है, तो अपन कौन सी विधि काम में लेंगे, मल्टीपल क्रॉस विधि काम में लेंगे। ये हो गया आपने संकरण की विधियां। अब अपन बात करेंगे म्यूटेशन की। किसकी बात करेंगे, म्यूटेशन की बात है वो कर लेते हैं। म्यूटेशन की मैं बात करूं तो जैसा कि अपन ने पहले भी डेफिनेशन देख रखी है कि किसी भी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहते हैं, अपन म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। कोई भी अगर मान लो जीव है, उस जीव के लक्षणों के अंदर आकस्मिक अचानक और वंशानुगत परिवर्तन हो जाता है। अचानक परिवर्तन हो जाता है और वो बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जनकों के, उनकी जो संतानें होती है उनके अंदर भी है वो लक्षण रहता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। उत्परिवर्तन की उत्पत्ति जीन की एवं प्लाज्मा जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। जो म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, वो किसके कारण होता है, जीन और प्लाज्मा की जीन संरचना होती है। प्लाज्मा की जीन संरचना और जीन की संरचना के अंदर परिवर्तन के कारण क्या होता है, म्यूटेशन होता है। ह्यूगो डी व्रीज ने वो 1900 में इसकी खोज की थी। म्यूटेशन की खोज है वो किसने की थी, ह्यूगो डी व्रीज ने 1900 के अंदर की थी। म्यूटेशन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के प्रकारों की मैं बात करूं तो म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वतः प्रेरित और एक होता है प्रेरित। स्वतः उत्परिवर्तन होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरा होता है प्रेरित उत्परिवर्तन यानी कि इंड्यूस म्यूटेशन। स्वतः उत्परिवर्तन होता है, ये उत्परिवर्तन बिना किसी उत्परिवर्तन के उपचार से किया जाता है, उनको अपन स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। स्वतः उत्परिवर्तन में क्या होता है, अपन किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन का उपयोग नहीं करते।
स्वत उत्परिवर्तन के अंदर अपन किसी भी प्रकार के उत्परिवर्तजन का उपयोग नहीं करते। अब अपन बात करें कि उत्परिवर्तजन क्या होते हैं, तो वे कारक जो उत्परिवर्तन करते हैं, जो उत्परिवर्तन को करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तजन बोलते हैं। वे कारक जिसके कारण है वो उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है, उनको अपन उत्परिवर्तजन कारक कहते हैं। और स्वत उत्परिवर्तन के अंदर किसी भी प्रकार के उत्परिवर्तजन का उपयोग नहीं होता है। ये उत्परिवर्तन होता है वो प्रकृति अपने स्वयं के द्वारा कर ली जाती है। अगला आता है अपना प्रेरित, इसमें किसी भौतिक या रासायनिक उत्परिवर्तन से उत्पन्न होता है। जो प्रेरित उत्परिवर्तन होता है वो किसी भौतिक या रासायनिक उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। उत्परिवर्तन प्रजनन की मैं बात करूं, म्यूटेशन ब्रीडिंग की, तो मूलर ने के द्वारा 1927 में एक्स किरणों की उत्परिवर्तन की प्रकृति के रूप में खोज की गई। सबसे पहले जो मूलर थे अपने, मूलर ने वो 1927 के अंदर 1927 के अंदर एक्स किरणें जी, जो एक्सरे होती है, एक्सरे के बारे में वो बताया था कि ये क्या है, उत्परिवर्तन है। क्या है, उत्परिवर्तन है। यानी कि उन्होंने बताया कि एक्सरे के द्वारा अपन उत्परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। उत्परिवर्तजनकों के उपयोग से किसी जीन में उत्परिवर्तन उत्पन्न करना उत्परिवर्तजन कहलाता है। जो म्यूटेजेंस होते हैं, म्यूटेजेंस का उपयोग करके किसी भी जीन की संरचना के अंदर म्यूटेशन उत्पन्न करना, म्यूटेशन करना क्या कहलाता है, उत्परिवर्तजन कहलाता है। इस प्रकार के प्रेरित उत्परिवर्तजनकों को पादप प्रजनन या फसल सुधार में उपयोग किया जा सकता है। जो प्रेरित उत्परिवर्तजन होते हैं इनको अपन वो किसमें कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर उपयोग करके अपन पादप का है वो क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। विधि क्या है कि प्रथम वर्ष में उत्परिवर्तन से उपचारित बीजों को अधिक दूरी पर लगाते हैं। प्रथम वर्ष क्या करते हैं, जो उत्परिवर्तन होते हैं उससे उपचारित बीजों को अलग अधिक दूरी पर लगाते हैं। द्वितीय वर्ष में एकल पादप संततियां उगाते हैं। उत्कृष्ट संततियों में से उत्तम पौधों का चयन कर लेते हैं। तृतीय वर्ष से लेकर 7वें वर्ष तक समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। 8वें वर्ष में है वो किस्म को विमोचित कर देते हैं, यानी कि नई किस्म है वो तैयार हो जाती है 8 वर्षों से। ये होता है अपना उत्परिवर्तन। ये आप देखो, प्रथम वर्ष क्या करेंगे अपन, जो भी उत्परिवर्तन होते हैं, जो भी जैसे एक्सरे वगैरह हो गए, इसे उपचारित करके बीजों को अपन क्या करेंगे, ऊंची दूरी पर लगाएंगे। सभी पौधों में स्व परागण करवाएंगे और उनके बीजों को अलग अलग उगाएंगे। फिर अपन एकल पादप संततियां उगाएंगे। क्या करेंगे, एकल पादप संततियां उगाएंगे। पूर्णतः उर्वरक, ओजपूर्ण और समान पौधों के बीजों को एकत्रित करेंगे। जो अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वर बीज है, ओजपूर्ण बीज है, उनको अपन अलग करेंगे। बंधे, उत्परिवर्ती और असामान्य पौधों को छांट कर हटा देंगे। फिर अगले साल क्या करेंगे अपन, M3 के अंदर एकल पादप संततियां उगाएंगे और उत्तम संततियों से उत्तम पौधों का चयन करेंगे। फिर M4 में एकल पादप संततियां उगाएंगे। विसंयोजित हो रही संततियों की छटनी कर देंगे। जो अलग अलग जिनके अंदर विसंयोजित हो रही है, जो मतलब अपने गुण नहीं मिल रही है, उनको अलग कर देंगे। समयुग्म संततियों के बीच में पुंज विधि में अलग अलग एकत्रित करेंगे। फिर अपन 5वें वर्ष में क्या करेंगे, प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे। गुणवत्ता व रोग रोधीता का परीक्षण करेंगे। 6 से 8वें वर्ष में अपन समन्वित उपज परीक्षण करेंगे। गुणवत्ता और रोग रोधी का परीक्षण करेंगे और नई किस्म के बीजों के रूप में अपन विमोचित करके नई किस्म का गुणन कर लेंगे अपन 9वें वर्ष में। 9 वर्षों में अपनी नई किस्म तैयार हो जाएगी। अगला है अपना बहुगुणिता, पोलीप्लॉइड। पोलीप्लॉइड क्या होता है उनके बारे में अगर मैं बात करूं, बहुगुणिता के बारे में कि बहुगुणिता क्या होता है, तो किसी बहुगुणित प्रजाति की कोशिका में द्विलिंगी गुणसूत्रों की प्रतियां होती है तो उसे द्विगुणित अवस्था कहते हैं। किसी भी पादप प्रजाति के अंदर या किसी भी प्रजाति के अंदर अगर गुणसूत्र द्विगुणित है 2n है तो उसको अपन द्विगुणित कहते हैं। द्विगुणित गुणसूत्र में, द्विगुणित अवस्था की प्रजनन में गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि को संख्यात्मक गुणसूत्र विचलन कहते हैं। अगर मान लो 2n से 3n हो रहा है, यहाँ पे 2n + 1 हो रहा है, यहाँ पे 4n हो रहा है, 2n - 1 हो रहा है, इस प्रकार की जो गुणसूत्रों की कमी या अधिक होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, संख्यात्मक गुणसूत्र विचलन बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, आशुगुणिता एनोप्लॉइड और दूसरी होती है यूप्लॉइड या सुगुणिता। आशुगुणिता में कोशिका के
जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में क्या होती है, एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी होती है या फिर वृद्धि होती है, जैसे 2n-1 या 2n+1, इस प्रकार यहाँ पर 2n+2। आशु गुणिता के अंदर क्या होती है, इसमें द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होती है। यूप्लोइड या सुगुणिता में क्या होता है, सुगुणिता में द्वितीय गुणसूत्रों की प्रतियों में संख्या में वृद्धि होती है, जैसे 2n से 3n हो गया, 3n से 4n हो गया। इस प्रकार जो द्वितीय गुणसूत्रों की प्रतियों के अंदर, द्वितीय गुणसूत्रों की कॉपीज के अंदर परिवर्तन होता है तो उसमें सवगुणिता कहते हैं। अब अपन बात करते हैं बहुगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग क्या है। बहुगुणिता अवस्था में गुण अगुणिता का लगातार प्रयोग होता है। अगुणिता का पादप प्रजनन में अगर उपयोग देखें अपन, तो अगुणित पौधों में संकर को गुणसूत्रों का केवल एक ही समुच्चय होता है। गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है, डबलिंग होती है, जिससे पौधे समयुग्मित हो जाते हैं। बहुगुणिता का उदाहरण है एक्सोप्लॉइड गेहूं। क्या है एक्सोप्लॉइड गेहूं? कल अपन पढ़ेंगे सिलेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, चयन के बारे में पढ़ेंगे कि चयन है उनका अपन उपयोग पादप प्रजनन के रूप में किस प्रकार करेंगे, उसके बारे में वो अपन कल की क्लास के अंदर बात करेंगे। अब अपना चैप्टर है वो कम ही बचा है, अगले 2 क्लासों के अंदर है वो अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आज आपको पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।